हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस एज वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमने आरबीएससी 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी की एक न्यू लेक्चर सीरीज शुरू की थी, जिसमें हम 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। अगर हम बात करें, अब तक हमने 2 लेक्चर इसमें कवर कर लिए, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में एग्रीकल्चर बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया था और उसके साथ ही हमने एक न्यू चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 12। अब तक हम इस चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं? तो 2 लेक्चर में हम अब तक मधुमक्खी के श्रम विभाजन तक पढ़ चुके हैं। पिछले टर्न पे हमने देखा था कि मधुमक्खी में प्रॉपर तरीके का श्रम विभाजन पाया जाता है, अर्थात मधुमक्खी एक सामाजिक कीट होती है और इसके समाज में 3 तरह की प्रजातियां पाई जाती है, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी, है ना। इसमें से हम पिछले टर्न पे कवर कर चुके हैं रानी मधुमक्खी के बारे में। पिछले टर्न पे हम रानी मधुमक्खी के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि रानी मधुमक्खी कैसी होती, कैसी दिखाई देती, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम पिछले टर्न पे डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आपने वीडियो नहीं देखा तो पिछला वाला वीडियो देखिए और उसके बाद में इस वीडियो पे आइए, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। हम उसी श्रम विभाजन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने रानी के बारे में तो पढ़ ही लिया था। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे दूसरी मधुमक्खी के बारे में, जिसको हम कहते हैं नर मधुमक्खी, या फिर अंग्रेजी में बात करें तो ड्रोन, नर मधुमक्खी या ड्रोन मधुमक्खी, ड्रोन हनी बी, ठीक है। तो ये जो नर मधुमक्खी होती है, एक छत्ते में अगर हम देखें तो इन नर मधुमक्खियों की संख्या, इनकी संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए, इनकी जो संख्या है वो सैकड़ों के आसपास होती है। डायरेक्टली बात करें तो सैकड़ों के आसपास। अगर हमको रेंज पता करनी हो तो रेंज में आप बताओगे कि इनकी संख्या 20 से लेकर लगभग 200-300 तक हो सकती है। एक छत्ते में इनकी संख्या कितनी होती है? 20 से लेकर लगभग 200 तक, ठीक है। और आगे बात करते हैं तो देखो दोस्तों, हम यहां पर देखें तो संख्या के बाद ये संख्या जो है इनकी, ये डिपेंड करती है छत्ते के आकार पर। अगर छत्ते का आकार बढ़ता है तो इनकी संख्या भी क्या हो जाती है? कम या ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा बड़ा छत्ता है तो 500 तक भी जा सकती है इनकी संख्या। कम से कम कितनी होगी? 10-20 के आसपास, ठीक है। तो कुल मिला के बात है, इस संख्या में रानी से तो ज़्यादा होंगे और इतने भी ज़्यादा नहीं होंगे कि श्रमिकों के आसपास चली जाए। श्रमिकों की संख्या हजारों में होती है, ठीक है। अब आकार की बात करते हैं तो इनका आकार छत्ते में मध्यम आकार का होता है, मतलब कि ये रानी से छोटे होते हैं और श्रमिकों से बड़े होते हैं। हम क्या लिखेंगे? रानी से तो छोटे होंगे तथा श्रमिकों से क्या होंगे? श्रमिकों से बड़े। ठीक है ना। देख सकते हो आप डायग्राम में, ये रानी से छोटे दिखाई दे रहे हैं और श्रमिकों से बड़े दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि मध्यम आकार के होते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये मध्यम आकार के होते हैं, ठीक है। और बात करते हैं तो इनके मुखांग भी रानी की तरह कम विकसित होते हैं। मुखांग, क्योंकि इनका कार्य भी शहद को एकत्रित करके लाना नहीं होता, फूलों का रस चूसने नहीं जाते, ठीक है। तो इनके मुखांग कम विकसित होते हैं। ये भी छत्ते में पड़े पड़े वहां से ही भोजन ग्रहण करते हैं। इनके लिए भी भोजन कौन लेकर आता है? श्रमिक मधुमक्खियां। तो मुखांग कम विकसित होते हैं। और बात करें इनमें और क्या क्या होता है, तो और फीचर्स देखें हम तो यहाँ पर जो मोम ग्रंथियां हैं, मधुमक्खी मोम भी बनाती है, आपको पता है ना, मधुमोम, हनी वैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये मधुमक्खी का। तो मोम बनाने वाली जो ग्रंथियां हैं, ये मधुमक्खी के उदर वाले भाग पर पाई जाती है। उदर मतलब कि पेट, ठीक है ना। तो इनमें मोम ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। मोम ग्रंथियां अनुपस्थित। उसके साथ ही मोम ग्रंथियों के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोम ग्रंथियों के अलावा एक और ग्रंथियां हैं जिसको हम बोलते हैं पराग ग्रंथियां।
इसमें क्या करती है रानी मधुमक्खियाँ, वो परागधानियाँ की बात करी थी ना, जिसमें वो पराग ग्रंथियाँ या परागधानियों की बात करें तो ये इनमें अनुपस्थित होती। देखो परागधानियाँ क्या होती है, जो श्रमिक मधुमक्खियाँ है, ये श्रमिक मधुमक्खियाँ क्या करती है, जब फूलों का रस लेने जाती है तो उस समय पराग कणों को भी लेकर आती है। ठीक है, जिन थैलियों में लेके आते हैं उनको बोलते हैं परागधानियाँ या पराग थैलियाँ, वो भी इनमें अनुपस्थित होती है, तो उनके बारे में भी याद रखना, वो भी अनुपस्थित होती। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि नर मधुमक्खियों का निर्माण अनिषेचित अंडों से होता है। तो इनका निर्माण किससे होगा, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका निर्माण अनिषेचित अंडों से होता है। अनिषेचित अंडों से होता है। क्या होता है अनिषेचित अंडे, तो देखो यहाँ पर अगर अंडे के साथ, अंडाणु के साथ, मधुमक्खी के अंडाणु के साथ शुक्राणु नहीं मिल रहे और डायरेक्ट अंडाणु ही, बिना शुक्राणु के मिले ही डायरेक्ट अंडाणु ही किसका विकास कर ले, जीव का विकास कर ले, तो ऐसे अंडों को हम बोलेंगे अनिषेचित अंडे। ठीक है, इनमें जो गुणसूत्र होंगे जो आधे रह जाते हैं, हम मधुमक्खी में पूरा निषेचन पढ़ने वाले, तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से इनका निर्माण होता है अनिषेचित अंडों से, है ना। आपको अभी ये लाइन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार। नर मधुमक्खियों का निर्माण कौन से अंडों से होता है, अनिषेचित अंडों से होता है। ठीक है, ओके। और बात करें हमने भोजन के लिए तो बात कर ही ली कि भोजन के लिए किस पर निर्भर होती है, भोजन के लिए ये श्रमिक मधुमक्खियों पर निर्भर होती है। यहाँ पे बात करी थी, लिख भी लेते, ये भोजन के लिए किस पर निर्भर होगी, भोजन के लिए श्रमिक मधुमक्खियों पर, श्रमिक मधुमक्खियों पर निर्भर होगी, मधुमक्खियों पर निर्भर। ठीक है, अब मान लो कभी कभी ऐसा हो कि आसपास फूलों वाले पौधों की कमी हो जाए, तो मधुमक्खियों के लिए क्या होगी, भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई, मधुमक्खियों को भोजन नहीं मिल पा रहा, तो भोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो भोजन की कमी हो गई तो उस स्थिति में क्या होगा, जो बेचारी श्रमिक मधुमक्खियां भोजन लेने जा रही थी वो वापस लौट के आएगी खाली हाथ, क्योंकि उनको भोजन मिल नहीं रहा। तो उस स्थिति में क्या करेगी, श्रमिक मधुमक्खियां इन नर को छत्तों से बाहर कर देगी। ठीक है, भोजन की कमी होने पर श्रमिकों द्वारा नर मधुमक्खियों को, नर को छत्ते से बाहर कर दिया जाता है, छत्ते से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो भोजन की कमी होने पर श्रमिक मधुमक्खियां इन नर मधुमक्खियों को क्या करेगी, छत्ते से बाहर निकाल के फेंक देगी, छत्ते से बाहर कर देगी। ठीक है ना, ओके। इनका कार्य क्या होता है, तो इनका एकमात्र कार्य है ये रानी मधुमक्खी के साथ, रानी मधुमक्खी के साथ मैथुन क्रिया में सहायता करते हैं, मैथुन क्रिया में सहायता में भाग लेते हैं या सहायता करते हैं, एक ही बात है, में भाग लेते हैं। पिछले टर्म पे हमने नप्चुअल फाइट के बारे में पढ़ा था, मैथुन उड़ान के बाद, मैथुन उड़ान के बारे में पढ़ा था ना हमने पिछले टर्म पे, जिसमें हमने देखा था कि रानी मधुमक्खी जीवन काल में एक बार ही छत्ते को छोड़कर बाहर जाती है वयस्क अवस्था में, उस दौरान नर मधुमक्खियां भी उसके पीछे पीछे उड़ती हुई जाती है और फाइनली ये बहुत अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाती है। और वहां पर उस बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद ये नर मधुमक्खियां इसके पीछे उड़ती हुई जाती है, कुछ तो पीछे रह जाती है और कुछ नर मधुमक्खियां आपस में लड़ती हुई जो बच जाती है वो रानी मधुमक्खी के साथ मैथुन क्रिया करती है। ठीक है, और मैथुन क्रिया के बाद में ये बचे हुए नर भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, वहीं पर मर जाते हैं। अच्छा, मैंने बताया था कि ये
क्यों मर रहे हैं? क्योंकि इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है कि मैथुन क्रिया के बाद जो नर है उनको रानी के द्वारा डंक मार के मार दिया जाता है। ठीक है, रानी उनको डंक मार के मार देगी। तो जैसा ऑप्शन में आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है ना। तो मैथुन क्रिया के तुरंत बाद ये मर जाते हैं और भोजन की कमी की उपस्थिति में इनको श्रमिकों द्वारा छत्ते से बाहर फेंक दिया जाता है। उस स्थिति में भी ये मर जाते हैं। नर मधुमक्खियों के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में जो तीसरे प्रकार की मधुमक्खियां हैं हमारी श्रमिक मधुमक्खियां, वर्कर बी। बहुत काम की है बेचारी, सारा काम वही करती है। ये रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी तो आराम करती रहती है, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट मधुमक्खी है उनके बारे में पढ़ते हैं। श्रमिक मधुमक्खियां, श्रमिक ही लिख देता हूं, मधुमक्खियां क्या। अंग्रेजी में बात करें तो तीसरे प्रकार की है ना, वर्कर बी। जो कार्य कर रही है, सारे कार्य यही करती है। देखो ये इनका निर्माण भी निषेचित अंडों से होता है, ठीक है, और ये भी मादा होती है। सबसे पहली बात यही याद रखनी है आपको कि ये जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं ये मादा होती है, ड्रोन होते हैं नर सिर्फ, है ना। तो इनका निर्माण निषेचित अंडों से होता है। आपको सबसे पहला शब्द क्या याद रखना है, निषेचित अंडों से निर्मित होती है, अंडों से निर्मित। ये भी मादा होती है और कैसी मादा होती है, बंदे मादा होती है। बंदे जानते हो क्या आप? बंदे, बंदे का मतलब होता है स्टेराइल, स्टेराइल फीमेल। स्टेराइल का मतलब होता है कि अजननशील, आप ऐसे भी लिख सकते हो अजननशील होती है। बंदे या अजननशील मादा होती है, ठीक है, अजननशील, जिसमें जनन की क्षमता नहीं पाई जाती, जिसके जनन अंग अविकसित होते हैं। इनके जो अंडाशय होते हैं ना वो क्या होते हैं, अविकसित प्रकार के होते हैं, उनमें अंडाणु नहीं बनते, और अंडाणु नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा, ये जनन नहीं कर पाएगी। तो बंदे या अजननशील मादा होती है। देखो ये जो बंदे या अजननशील मादा है, ठीक है, इनका निर्माण जब होता है तो इनकी जो लार्वा अवस्था है, लार्वा अवस्था में इनको भोजन के रूप में क्या दिया जाता है, इनको भोजन के रूप में, भोजन के रूप में क्या दिया जाता है, साधारण जेली दी जाती है, साधारण जेली। इसलिए इसके अंडाशय भोजन के रूप में साधारण जेली देंगे, इसलिए इनके अंडाशय क्या हो जाएंगे, अविकसित रह जाएंगे, अंडाशय अविकसित। और अंडाशय अविकसित रह गए तो फिर इनमें अंडाणु नहीं बनेंगे। अविकसित या अकार्यशील अंडाशय रहेंगे, अंडाणु नहीं बनेंगे तो जनन नहीं कर सकती है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इनका निर्माण भी निषेचित अंडों से होता है, अर्थात ये भी मादा होती है। और कैसी मादा होती है, बंदे या फिर अजननशील मादा होती है। ये अजननशील क्यों रह जाती है, तो जब इन मादा का निर्माण होता है तो जो अंडे से जो लार्वा अवस्था निकलती है, ठीक, तो उसको जो भोजन दिया जाता है उस लार्वा अवस्था को, वो भोजन डिसाइड करता है कि फ्यूचर में ये रानी बनेगी, मतलब जननशील मादा बनेगी या फिर अजननशील मादा बनेगी। अगर रॉयल जेली खिला दी जाए तो फिर वो बन जाती है क्यों रानी, और उसको साधारण जेली खिलाई जाए, ठीक है, साधारण से भोजन दिया जाए तो फिर उसके अंडा से अविकसित रह जाते हैं और फिर वो बन जाती है श्रमिक। फिर उसका काम क्या होता है, छत्ते की सुरक्षा करना या फिर भोजन एकत्रित करना, छत्ते की मरम्मत करना, ठीक है, नए छत्ते का निर्माण करना,
ये सारे कार्य किसके होते हैं? श्रमिक मधुमक्खियों के। तो श्रमिक मधुमक्खियों के बहुत सारे कार्य होते हैं, आपको वो भी याद रखना है ना। देखो यहाँ पर और बात करें इनके आकार की बात करते हैं तो छत्ते में ये क्या होती है? सबसे छोटी होती है, छत्ते में सबसे छोटी। सबसे छोटे आकार की होती है, छोटा आकार होता है इनका, छत्ते में सबसे छोटा आकार होता है इन मधुमक्खियों का। और बात करते हैं तो देखो यहाँ पर इनके उदर पर, उदर मतलब कि एब्डोमेन, पेट, उदर पर मोम ग्रंथियां पाई जाती है। मोमो नहीं, मोम ग्रंथियां, मोमोज थोड़ी, मोम ग्रंथियां उपस्थित होती है और जिसके द्वारा ये क्या बनाती है? मधु मोम बनाती है, हनी वैक्स। ठीक है। और बात करते हैं तो इनका जनन तंत्र कम विकसित होगा ही सही, वो तो आपने पढ़ ही लिया। ठीक है। इनके मुखांग सुविकसित प्रकार के होंगे, सुविकसित। सुविकसित होते हैं। ठीक है। और जो मुखांग होंगे वो किस प्रकार के होंगे? तो यहाँ पर इनका प्रकार भी याद रखना है कि जो मुखांग होंगे उनमें इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं कि इनके मुखांग कैसे होते हैं? चाटने व चबाने वाले, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि फूलों को चबा सकती है और उनके रस को चाट के ला सकती है। तो इनके मुखांग होते हैं चबाने व चाटने वाले, ग्रेजिंग और लेपिंग वाले, चबाने वो चाटने वाले मुखांग होते हैं। ठीक है ना। मुखांगों के बारे में आपको याद रखना है कि इन मधुमक्खियों के मुखांग चबाने व चाटने वाले होते हैं। इनमें सुविकसित प्रकार का डंक होता है जिसके द्वारा, विकसित प्रकार का होता है जिसके द्वारा ये क्या करेगी? छत्ते की सुरक्षा करेगी, शत्रुओं से छत्ते की सुरक्षा करेगी। तो इन मधुमक्खियों में, श्रमिक मधुमक्खियों में विकसित प्रकार का डंक पाया जाता है। आपको प्रॉपर वे में याद रखना है ये बात। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके। और आगे बात करते हैं हम श्रमिक मधुमक्खियों के बारे में। तो मैं यहां से रब कर रहा हूं ऊपर से। देखो कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? 3 जोड़ी। तो अंतिम 2 जोड़ी टांगे है ना इनकी, उन पर रोम पाए जाते हैं। इनकी अंतिम मतलब मध्यम वाली और पीछे वाली अंतिम 2 जोड़ी टांगों पर रोम उपस्थित होते हैं। उससे आप पहचान सकते हो कि ये श्रमिक मधुमक्खियां। छत्ते में आपको अगर किसी मधुमक्खी के मध्यम और पिछली टांगों पर रोम दिखाई दे तो आप पहचान लोगे कि ये मधुमक्खी हमारी कौन सी है? श्रमिक मधुमक्खी है। ठीक है। और क्या याद रखना है आपको? तो आपको याद रखना है कि इनकी अंतिम जोड़ी टांगे होती है, जो अंतिम टांगे होती है, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो आप, जो अंतिम टांगे हैं उनमें टोकरी समान संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पोलन बास्केट या फिर पराग टोकरी। ठीक है। तो अंतिम जोड़ी टांगों पर, अंतिम जोड़ी टांगों पर परागधानियां बोल सकते हो, पराग थैलियां भी बोल सकते हो आप, पोलन बैग, थैलियां अंग्रेजी में बात करें तो पोलन बैग या पोलन बास्केट उपस्थित होती है। ये जो डायग्राम है इसमें दिख रहा होगा आपको कि अंतिम जो जोड़ी टांगे हैं उसमें यहाँ पर क्या होगी? परागधानियां उपस्थित होगी। ठीक है। इसी में पराग कणों को ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर जाती है। ठीक।
मधुमक्खियों की जो कार्य है, अगर कार्यों की बात करें, इन श्रमिक मधुमक्खियों के कार्यों की बात करें तो हम कार्यों पर फोकस करते हैं एक बार। श्रमिक मधुमक्खियों के कार्य क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला तो है ही सही कि ये क्या करेगी, आसपास के स्थानों से भोजन को एकत्रित करके लाएगी। पहला कार्य क्या होगा? भोजन एकत्रित करना, छत्ते की अन्य मक्खियों के लिए और खुद के लिए भी भोजन एकत्रित करना इनका कार्य होता है। ये फूलों से मकरंद को इकट्ठा करके लाती है, ठीक है। और भोजन के लिए ये क्या इकट्ठा करके लाती है? एक तो ये लेकर आती है मकरंद, और दूसरा लेकर आती है, ये कहाँ पे होता है? फूलों का रस होता है ना, उसी को हम मकरंद बोलते हैं ना। और दूसरा ये लेके आती है परागकण। ये बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं परागकण। पिल्स भी आती है इसकी, है ना, पराग पिल्स, पराग कण की पोलन पिल्स, ठीक है। तो पराग की कण की जो टेबलेट्स आती है वो बहुत एनर्जेटिक्स होती है ना। तो ये इसको भोजन के रूप में क्या करती? एकत्रित करती है, ठीक, मकरंद और पराग कण को, ठीक है, ओके। और क्या कार्य करती है? तो शत्रुओं से छत्ते की सुरक्षा करती है। छत्ते की सुरक्षा करने का कार्य भी किसका होता है? तो ये कार्य भी श्रमिक मधुमक्खियों का होता है। और क्या? तो ये जब रानी मधुमक्खी का विकास होता है उस समय उसके लिए क्या बनाती है? रॉयल जेली, ठीक है। तो रानी के विकास के लिए रॉयल जेली का निर्माण भी कौन करता है? रानी के विकास के लिए कौन सा विकास? रानी का विकास, ठीक है, मतलब रानी का डेवलपमेंट, विकास। रानी के विकास के लिए रॉयल जेली का निर्माण करती है। रॉयल जेली का निर्माण, रॉयल जेली का निर्माण करती है, ठीक है। और बात करें और क्या कार्य करती? तो छत्ते का निर्माण व मरम्मत करती है, नए छत्ते का निर्माण, और अगर पुराने छत्ते में कुछ डैमेज हो गया तो उसका मरम्मत भी, वो मरम्मत का कार्य भी कौन करती है? कौन करती है? यही करती है, श्रमिक मधुमक्खी। देखो मधुमक्खियां, ये श्रमिक मधुमक्खियां क्या करती है? मधुमोम बनाती है, और उस मधुमोम के द्वारा ही छत्ते का निर्माण होता है। पूरा छत्ता होता है उस मोम से ही बना होता है। देखो ये जो मोम है इनकी उदर वाले भाग पर बनता है मोम ग्रंथियों के द्वारा। अब ये बहुत हार्ड होता है, तो ये श्रमिक मधुमक्खियां क्या करती है? उसको चबा चबा के क्या करती है? पहले कोमल करती है, सॉफ्ट बनाती है, और उसके बाद में उससे वो ये क्या करती है? छत्ते का निर्माण करती है या फिर मरम्मत करती है, ठीक है। तो इनके मुखांगों के द्वारा उसको चबाया जाता है पहले, ताकि वो कोमल बन जाए, और बाद में उसका उपयोग किस में कर ले? ये छत्ते की मरम्मत में या छत्ते के निर्माण, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक लेंगे। श्रमिक मधुमक्खियां अपने कार्यों को दो भागों में विभाजित करके करती है, वो हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हमने दोनों प्रकार की मधुमक्खियों के बारे में पढ़ा, और रानी मधुमक्खी के बारे में हमने पिछले टर्न पे पढ़ लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू सो मच।